सोचिए एक ऐसी मल्टी बिलियन डॉलर टेक कंपनी के बारे में जो कटिंग एज एआई का इस्तेमाल करती है। Sounding very Silicon Valley so far. राइट। और इसका एक बहुत ही स्लिक मॉडर्न फ्रेंचाइज मॉडल भी है। हर साल लगभग 64 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू बनाती है ये कंपनी। Wait, 64 billion? ये तो सच में मैसिव है ना? लेकिन आप इस पिक्चर में एक छोटा सा ट्विस्ट ऐड करते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि इस कंपनी की पूरी वर्कफोर्स एक्चुअली बंधक बनाकर रखी गई है, यानी मॉडर्न डे स्लेव्स। ओ बाप रे। और सबसे बड़ी बात, इसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई आम कॉर्पोरेट लीडर्स नहीं है, बल्कि एक 300 साल पुराना चाइनीज सीक्रेट ब्रदरहुड है। ये तो किसी हॉलीवुड साइबरपंक मूवी का प्लॉट लग रहा है मुझे। लेकिन दुख की बात यह है कि ये आज की सबसे भयानक रियलिटी है। एग्जैक्टली। आमतौर पर जब हम किसी प्रॉब्लम को डायग्नोस करने की बात करते हैं तो एक उम्मीद होती है कि सब कुछ एक्सरे की तरह साफ होगा। हाँ, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट। सही कहा। अगर हाथ की हड्डी टूटी है तो एक्सरे में वो टूटी हुई सफेद लाइन साफ दिखाई देती है। हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, एकदम बाइनरी। राइट। लेकिन जब हम ट्रांसनेशनल क्राइम और इन ग्लोबल सिंडिकेट्स की दुनिया में कदम रखते हैं तो लगता है जैसे वो एक्सरे मशीन ही पूरी तरह से खराब हो गई है। हम एक ऐसे लैंडस्केप को देख रहे हैं जो हद से ज्यादा धुंधला और कॉम्प्लेक्स है। और इस कॉम्प्लेक्सिटी का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये सिंडिकेट्स बिल्कुल किसी लेजिटिमेट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की तरह ऑपरेट करते हैं। बस इनके रूल्स अलग होते हैं। बिल्कुल। तो आज के इस डीप डाइव में हम बिल्कुल ऐसी ही एक धुंधली और पेचीदा दुनिया में उतरने वाले हैं, चाइनीज ट्रायड्स की दुनिया। ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक होने वाला है। हाँ, हम इस बात पर गहरी चर्चा करेंगे कि कैसे 18th सेंचुरी की एक आम म्यूचुअल एड सोसाइटी आज एक मल्टी बिलियन डॉलर के ग्लोबल साइबर स्कैम नेटवर्क में बदल चुकी है, जो कि अपने आप में क्रेजी ट्रांसफॉर्मेशन है। सही में। तो इसके लिए हमने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की हिस्टोरिकल रिसर्च, इन्फोब्लॉक्स जैसी फर्म्स की साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट्स और IISS जैसे जियोपॉलिटिकल एनालिसिस का विश्लेषण किया है, ताकि हम समझ सकें कि सदियों पुराने रीति रिवाज आज के डिजिटल फ्रॉड को कैसे चला रहे हैं। और हाँ, ये क्लियर करना जरूरी है कि इस चर्चा में किसी भी राजनीतिक आइडियोलॉजी या पक्ष का समर्थन नहीं किया जा रहा है। हम बस स्रोतों में दी गई जानकारी का एकदम निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, सिर्फ फैक्ट्स पर फोकस रहेगा। तो शुरुआत वहां से करते हैं जहां से इन ट्रायड्स का नाम दुनिया में आना शुरू हुआ। और माइंड ब्लोइंग बात यह है कि इनकी उत्पत्ति की जो कहानी सबसे ज्यादा मशहूर है, वो एक्चुअली एक बहुत बड़ा झूठ है। एक बहुत ही केयरफुली डिजाइन किया गया झूठ, जिसे शी लू लेजेंड कहा जाता है। शीलू लेजेंड। हाँ, सालों से ये माना जाता रहा कि ट्रायड्स, जिन्हें शुरुआत में टीएनडी हुई या हेवन एंड अर्थ सोसाइटी कहते थे, उनकी स्थापना 17th सेंचुरी में हुई थी। ओके। और लोगों का मानना था कि उनका ग्रैंड मिशन था किंग डायनेस्टी के मंचू शासकों को उखाड़ फेंकना और पुरानी मिंग डायनेस्टी को वापस लाना। हाँ, मैंने इस लेजेंड के बारे में पढ़ा था। इसमें शाओलिन मंक्स की पूरी एक फिल्मी कहानी है। बिल्कुल फिल्मी। ऐसा बताया जाता है कि इन मंक्स ने सम्राट की मदद की एक युद्ध जीतने में, लेकिन बदले में सम्राट ने उन्हें ही धोखा दे दिया और उनके मॉनेस्ट्री को जला दिया। राइट, जो बिट्रेयल वाला एंगल होता है। हाँ, एग्जैक्टली। और जो 5 मंक्स बच गए, उन्होंने बदला लेने के लिए इस सीक्रेट सोसाइटी की शुरुआत की। सन यत सेन ऐसे बड़े क्रांतिकारियों ने भी बाद में लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए इस शॉलिन मंक वाली स्टोरी का खूब इस्तेमाल किया था। लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की उस रिसर्च को देखते हैं जिसमें चिंग डायनेस्टी के एक्चुअल पुलिस और कोर्ट रिकॉर्ड्स का विश्लेषण किया गया है। यानी उस दौर के सरकारी आर्काइव्स। हाँ, उन रिकॉर्ड्स के हिसाब से टिएनडी हुई की स्थापना 17th सेंचुरी में नहीं बल्कि 1761 में हुई थी। और सबसे बड़ी बात, ये शुरुआत में कोई ग्रैंड पॉलिटिकल या रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था ही नहीं। वेट, अगर ये सम्राट को गिराने वाले क्रांतिकारी नहीं थे तो इनका असली मकसद क्या था? फिर ये थे कौन लोग? ये समाज के सबसे पिछड़े और गरीब लोग थे, जैसे कूलीज, मजदूर, छोटे मोटे ट्रांसपोर्ट वर्कर्स और सन्यासी। अच्छा। उस वक्त के चाइना में, जहां एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं था और सर्वाइवल बहुत मुश्किल था, इन लोगों ने एक आपसी सहायता समूह बनाया। बेसिकली एक म्यूचुअल एड ब्रदरहुड। तो मतलब फंडा ये था कि एक दूसरे का सहारा बनेंगे। एग्जैक्टली। इसका बेसिक आइडिया ये था कि अगर तुम बीमार पड़ोगे तो मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, अगर तुम्हारी मौत हो गई तो मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करवाऊंगा। ये उन लोगों का नेटवर्क था जिन्हें स्टेट ने पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया था। ओके, तो एक तरह से ये किसी मॉडर्न लेबर यूनियन और एक सीक्रेट फ्रेटर्निटी का
हाइब्रिड लग रहे हैं। हाँ, आप वैसा कह सकते हैं। लेकिन अब मेरा तर्कसंगत सवाल ये है कि अगर इनका मकसद सिर्फ एक दूसरे की छोटी मोटी मदद करना था, तो उन्होंने खुद को शाओलिन मंक्स का वंशज दिखाने वाली ये पीआर कहानी जानबूझकर क्यों गढ़ी? ये बहुत अच्छा सवाल है। मेरा मतलब है, इन आम गरीब मजदूरों को अचानक ऐसी मिथोलॉजिकल बैक स्टोरी की क्या जरूरत पड़ गई थी? इसका जवाब है साइकोलॉजी। जब आप समाज के एकदम मार्जिन पर होते हैं और हर दिन बस सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे होते हैं, तो आपको एकजुट रखने के लिए सिर्फ पैसे या आपसी मदद काफी नहीं होती। तो क्या चाहिए होता है? आपको चाहिए होती है एक आइडेंटिटी, एक ऐसी आइडेंटिटी जो आपको स्पेशल फील कराए। इस ज़ीलू लेजेंड ने उन आम अनपढ़ मजदूरों को एक पवित्र और बड़ा मकसद दे दिया। हाँ, समझ रहा हूँ। अचानक से वो सिर्फ लावारिस मजदूर नहीं रहे, वो मिंग डायनेस्टी के लॉयलिस्ट और शाओलिन मंक्स के वंशज बन गए। इस लेजेंड ने उन्हें स्टेट की नज़रों में भले ही मुजरिम बनाया हो, पर खुद उनकी अपनी नज़रों में उन्हें देशभक्त और हीरो बना दिया। क्या बात है! ये तो एकजुट बनाए रखने का एक बेहद पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल बन गया होगा। बिल्कुल, वो ब्रदरहुड इस आइडेंटिटी के बिना सर्वाइव ही नहीं कर पाता। ये सच में डीप है। एक छोटा सा आपसी सहायता समूह जो एक फेक मिथ के सहारे अपनी आइडेंटिटी बनाता है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि ये लोग आखिर एक खौफनाक ग्लोबल क्राइम सिंडिकेट में बदले कैसे? सफर बहुत लंबा था। वही तो, क्योंकि म्यूचुअल एड से लेकर मर्डर और एक्सटॉर्शन तक का सफर बहुत बड़ा है। और इसका जवाब मुझे उनके ढांचों और रीति रिवाजों में दिखाई देता है। हाँ, जो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर है। राइट। इनके जो इनिशिएशन रिचुअल्स है ना, नए लोगों को शामिल करने के तरीके, वो लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। उनके रिचुअल्स का पूरा आर्किटेक्चर एक्चुअली सीक्रेसी और एब्सोल्यूट लॉयल्टी पर बेस्ड है। जब कोई नया सदस्य इस ब्रदरहुड में आता है तो उसे 36 कस्में खानी पड़ती हैं। 36 कस्में? बाप रे! और हाँ, ये कोई नॉर्मल पेपर पर साइन करने वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, इसमें प्रॉपर रिचुअल्स होते हैं। हाँ, जैसे एक रिचुअल जिसमें खून, शराब और राख यानी एशेस का मिश्रण पीना होता है। बिल्कुल। और उसके बाद का जो हिस्सा है जहां वो एक बोल को जमीन पर पटक कर तोड़ देते हैं। हाँ, इसका जो सिंबॉलिक मतलब है वो बहुत क्लियर है। अगर तुमने गद्दारी की या सोसाइटी के सीक्रेट्स बाहर निकालें तो तुम्हारी जिंदगी भी इस बोल की तरह तोड़ दी जाएगी। सही कहा। इनके यहाँ पेनल्टी के नाम पर कोई वार्निंग या फाइन नहीं होता। गद्दारी की सिर्फ एक सजा है, मौत। एग्जैक्टली। ये रिचुअल्स ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए नहीं, बल्कि डर और फेयर क्रिएट करने के लिए डिजाइन किए गए थे। और सिर्फ रिचुअल्स ही नहीं, मैंने देखा इनकी जो इंटरनल रैंकिंग है वो भी बहुत फैसिनेटिंग है। इन्होंने रैंक्स को स्पेसिफिक नंबर्स दे रखे हैं। हाँ, और ये नंबर्स चाइनीज न्यूमरोलॉजी और उनके मिथ से जुड़े होते हैं। जैसे सबसे ऊपर होता है 489, जिसे माउंटेन लॉर्ड या सुप्रीम लीडर कहते हैं। फिर उसके बाद आता है 438 यानी इंसेंस मास्टर। राइट, जो ये सारे रिचुअल्स और कस्में करवाता है ना। बिल्कुल। उसके नीचे है 426, जिन्हें रेड पोल्स कहा जाता है। ये सोसाइटी के एनफोर्सर्स या मसल होते हैं। राइट। और सबसे नीचे 49, जो आर्म फुट सोल्जर्स होते हैं। एक पूरी हायरार्की बनी हुई है। लेकिन वेट, यहाँ मुझे एक चीज ने बहुत कंफ्यूज किया था। जब हम हॉलीवुड माफियाज की बात करते हैं तो हमेशा एक गॉडफादर होता है, एक सेंट्रल बॉस जो सब कुछ कंट्रोल करता है। हाँ, आमतौर पर माफियाज का स्ट्रक्चर टॉप डाउन होता है। पर जब मैं 14 के ट्रायड के बारे में पढ़ रहा था तो पिक्चर बिल्कुल अलग थी। 14 के, जिसकी स्थापना 1945 में कुमिनटांग जनरल को स्यू वोंग ने की थी, आज उसके 20,000 से ज्यादा मेंबर्स और लगभग 30 अलग अलग सब ग्रुप्स हैं। सही नंबर है, पर उनका कोई एक ड्रैगन हेड या सिंगल बॉस नहीं है। ये लोग एक मकड़ी के जाले यानी स्पाइडर वेब जैसे स्ट्रक्चर में ऑपरेट करते हैं। तो मेरा सवाल यह है, क्या इनका यह सिस्टम एसेंशियली किसी मैकडॉनल्ड्स या फास्ट फूड फ्रेंचाइज मॉडल की तरह काम करता है? फ्रेंचाइज मॉडल कैसे? जैसे किसी ने एंट्री फी दी, उनके रूल्स माने, 14K का ब्रांड नेम यूज किया और अपने एक नया क्रिमिनल ब्रांच खोल लिया, जिससे उन्हें पकड़ना नामुमकिन हो जाता है। ये फास्ट फूड फ्रेंचाइज का एनालॉजी बिल्कुल सटीक है। और सच कहूं तो यही इनकी सबसे बड़ी और खतरनाक ताकत है। इनके यहाँ डाई लो लंग चाय यानी बिग ब्रदर लिटिल ब्रदर का सिस्टम होता है। ओके, तो हर नया सदस्य किसी सीनियर बिग ब्रदर के अंडर काम करता है। एग्जैक्टली। टॉप लीडरशिप डे टू डे क्राइम मैनेज नहीं करती, वो सिर्फ ब्रांड नेम, नेटवर्क और प्रोटेक्शन देती है और बदले में प्रॉफिट का एक कट लेती है। वाओ, तो रिस्क पूरा डिसेंट्रलाइज कर दिया। बिल्कुल। इस स्पाइडर वेब मॉडल का फायदा ये है कि अगर पुलिस किसी एक ब्रांच के रेड पोल को पकड़ ले
और पूरा ग्रुप जेल में डाल दे, तब भी बाकी का स्पाइडर वेब बिना किसी रुकावट के चलता रहता है। क्योंकि ब्रांचेस का आपस में कोई सीधा ऑपरेशनल कनेक्शन होता ही नहीं है। ये तो लचीलेपन यानी रेजिलियंस की हद है। हाँ, और इसीलिए इनका स्ट्रक्चर मॉडर्न लॉ एनफोर्समेंट के अगेंस्ट कंप्लीटली इम्यून सा बन गया है। एक ब्रांच बंद करो, दूसरी खुल जाएगी। और यही वजह होगी कि 1949 में जब कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ और ट्राइड्स को मेनलैंड चाइना छोड़ना पड़ा, तो ये खत्म नहीं हुए। बिल्कुल नहीं। इन्होंने अपना फ्रेंचाइज मॉडल उठाया और हांगकांग, मकाऊ और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में कॉपी पेस्ट कर दिया। लेकिन सबसे शॉकिंग शिफ्ट हाल ही के वर्षों में हुआ है, जब इन्होंने अपना नया ठिकाना साउथ ईस्ट एशिया के बॉर्डरलैंड्स को बनाया है, खासकर म्यांमार, कंबोडिया और लाओस में, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है, जिन्हें SEZs कहा जाता है। ये शिफ्ट उनकी अडेप्टेबिलिटी का सबसे बड़ा प्रूफ है। उन्होंने समझ लिया कि अब फिजिकल शहरों में पुलिस से छुपकर काम करने का फायदा नहीं है। तो उन्होंने इन SEZs को क्यों चुना? क्योंकि SEZs बेसिकली मैप पर ऐसी जगह होते हैं जहां होस्ट कंट्री के अपने कानून ठीक से लागू नहीं होते। एक तरह से वहां टैक्स, लेबर और सिक्योरिटी के अपने अलग रूल्स चलते हैं। यानी एक कंप्लीटली लॉलेस जोन। हाँ, और ट्रायड्स ने इसका फायदा उठाकर क्रिमिनल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पूरा एक नया कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया। क्रिमिनल FDI, ये टर्म ही अपने आप में एक पैराडॉक्स है। तो क्या आप ये कह रही हैं कि इन क्रिमिनल्स ने लीगली अपने इलीगल धंधे को एक सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का रूप दे दिया? एग्जैक्टली। उन्होंने चाइना के $1 ट्रिलियन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का सहारा लेकर अपने इलीगल धंधों को लेजिटिमाइज किया। ये तो वैसा ही हुआ जैसे किसी लोकल गुंडे या माफिया ने नेशनल हाईवे पर अपना इलीगल टोल प्लाजा खोल लिया हो और पेपर्स में उसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बता दे। एकदम वैसा ही। उन्होंने अपने कैसीनोज और स्कैम सेंटर्स को लेजिटिमेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की तरह पिच किया। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस रीब्रांडिंग में बड़े-बड़े बॉसेस ओपनली सामने आए। जैसे वो 14K का नोटोरियस बॉस वान क्वोक क्वे, जैसे दुनिया ब्रोकन टूथ के नाम से जानती है। हाँ, और शेरजी जांग भी। इन लोगों ने ओपनली खुद को पेट्रियोटिक बिजनेसमैन बताया। शेरजी जांग ने तो म्यांमार में याताए न्यू सिटी नाम का एक $15 बिलियन का मेगा प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया। $15 बिलियन? एक नोटोरियस क्रिमिनल इतना बड़ा प्रोजेक्ट ओपनली कैसे चला सकता है बिना किसी रोक टोक के? बिना हाई लेवल पॉलिटिकल कंप्लिसिटी के ये पॉसिबल ही नहीं है। जब शी जीजिंग ने याताए न्यू सिटी बनाया तो शुरुआत में चाइनीज स्टेट मीडिया ने भी उसकी तारीफ की थी एज अ मॉडल BRI प्रोजेक्ट। ओह वाह। बाद में जब वो एक्सपोज हो गया कि वहां साइबर स्कैम्स चल रहे हैं, तब जाके चाइना ने उससे पल्ला झाड़ा। साउथ ईस्ट एशिया के इन लॉलेस जोन्स में जो लोकल मिलिट्री फैक्शंस होते हैं ना, वो इन क्रिमिनल्स को जमीन और प्रोटेक्शन देते हैं और बदले में उन्हें इन अरबों डॉलर के रेवेन्यू का कट मिलता होगा। एग्जैक्टली। ये जोन्स अब सिर्फ क्राइम हब्स नहीं रहे, ये एसेंशियली छोटे इंडिपेंडेंट क्रिमिनल स्टेट्स बन चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ एक पॉज लेते हैं। एक क्रिमिनल सिंडिकेट के पास अब अपना खुद का एक मिनी स्टेट है जहां किसी बॉर्डर पुलिस की एंट्री नहीं है और उनके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। इन सुरक्षित बैठक खानों में बैठकर ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं? जब कोविड-19 आया और उनके फिजिकल कैसीनोज बंद हो गए, तो इन्होंने पूरी तरह से इंटरनेट को हथियार बना लिया और यहाँ एंट्री होती है पिग बुचरिंग स्कैम्स की, जिसे चाइनीज में शाजू पान कहते हैं। पिग बुचरिंग साइबर क्राइम की दुनिया का सबसे साइकोलॉजिकली डिस्ट्रक्टिव स्कैम है। ये आम फिशिंग ईमेल जैसा नहीं है ना, जहां आपको किसी रैंडम प्रिंस का ईमेल आता है। बिल्कुल नहीं। इसमें स्कैमर पूरी तरह से टारगेट के दिमाग से खेलता है। इस प्रोसेस के एक्चुअली 2 हिस्से होते हैं, सुअर को मोटा करना यानी फैटनिंग द पिग, और फिर स्लॉटरिंग। फैटनिंग द पिग से आपका मतलब है कि वो महीनों तक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं? हाँ, स्कैमर पहले किसी डेटिंग ऐप, लिंक्डइन या व्हाट्सएप पर टारगेट से दोस्ती करता है। वो हफ्तों, कभी कभी महीनों तक रोज बात करते हैं, इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं। फिर क्या होता है? जब टारगेट पूरी तरह भरोसा कर लेता है, तब स्कैमर कैजुअली एक क्रिप्टो या इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म का जिक्र करता है। शुरुआत में टारगेट को छोटा सा प्रॉफिट भी विड्रॉ करने दिया जाता है ताकि भरोसा एकदम पक्का हो जाए। एक बार ट्रस्ट बन गया तो लोग सब कुछ डाल देते हैं। वही तो। और फिर जब टारगेट अपनी लाइफ सेविंग्स, अपना पूरा रिटायरमेंट फंड उस फेक प्लेटफॉर्म पर डाल देता है, तब एक झटके में पूरा अकाउंट जीरो हो जाता है। वो स्लॉटरिंग फेज होता है। ये सच में दिल दहला देने वाला है। और इस स्कैम इंडस्ट्री का स्केल माइंड बॉगलिंग है।
2023 में इस इंडस्ट्री ने ग्लोबली $63.9 बिलियन का रेवेन्यू बनाया है। जो कि कई लेजिटिमेट मल्टीनेशनल कंपनीज के साल भर के टर्नओवर से ज्यादा है। बिल्कुल। लेकिन मेरे दिमाग को जो सबसे बड़ा झटका लगाना है इस डीप डाइव की रिसर्च में, वो ये था कि ये स्कैमर्स आखिर हैं कौन। हम सोचते हैं कि ये आम हैकर्स होंगे जो किसी बेसमेंट में बैठे हैं, लेकिन असलियत कुछ और ही है। हाँ, इस $64 बिलियन के इंडस्ट्री को चलाने के लिए 2,20,000 से ज्यादा लोगों को धोखे से इन स्कैम सेंटर्स जैसे K99 ट्रायम्फ सिटी में बंधक बनाकर रखा गया है और उनसे फोर्स्ड लेबर करवाया जा रहा है। ये इस पूरे इकोसिस्टम का सबसे ट्रैजिक हिस्सा है। ये एक फॉर्च्यून 500 कंपनी जैसी स्ट्रक्चर है जो आधुनिक गुलामी यानी मॉडर्न स्लेवरी पर चल रही है। मतलब थोड़ा सोचिए इस बारे में। जो इंसान आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करके आपकी लाइफ सेविंग्स चुरा रहा है, वो खुद किसी कमरे में बंद है और गन पॉइंट पर उसे दिन के 16 घंटे फोर्स लेबर करवाया जा रहा है। और ये कोई अनपढ़ लोग नहीं है। राइट, ये पढ़े लिखे लोग, आईटी प्रोफेशनल्स और ट्रांसलेटर्स हैं जिन्हें फेक जॉब ऑफर्स देकर वहां लाया गया और उन्हें पासवर्ड छीनकर गुलामी करनी पड़ रही है। और यही पढ़े लिखे कैप्टिव वर्कर्स इन ऑपरेशंस को एक टेक्निकल सुपीरियॉरिटी देते हैं। साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि ये ट्रायड्स अब मैलवेयर एज अ सर्विस या मास मॉडल यूज कर रहे हैं, जिसमें विगरिश वाइपर जैसी तकनीक शामिल हैं। हाँ, मैलवेयर एज अ सर्विस को अगर सिंपल टर्म्स में समझें तो ये वैसा ही है जैसे आपको चोर बनने के लिए लॉक पिक करना सीखने की जरूरत नहीं है। आप बस इंटरनेट पर जाओ और एक मंथली सब्सक्रिप्शन फी देकर एक फुल्ली फर्निश्ड डिजिटल टूल किट रेंट पर ले लो। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इन टूल्स के जरिए ये स्कैमर्स आम लोगों को नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को हैक करते हैं। सिस्टम को कैसे? ये लोग ब्राजील या फिलीपींस जैसी सरकारी एजेंसीज और बड़ी बैंक्स की ऐसी हुबहू नकली वेबसाइट्स और एप्स बनाते हैं कि फर्क पहचानना लगभग नामुमकिन है। उसमें एंड्रॉयड बैंकिंग ट्रोजन्स का इस्तेमाल होता है। एक मिनट, ये ट्रोजन्स फोन में करते क्या हैं एग्जैक्टली? मुझे समझना है कि लोग इन स्कैम्स में फंसते कैसे हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी इन फेक ऐप्स पर भरोसा कर लेते हैं। होता यह है कि स्कैमर विक्टिम को एक ऐप डाउनलोड करने को कहता है। जैसे ही ऐप इंस्टॉल होता है, वो ट्रोजन विक्टिम के फोन का कैमरा, माइक्रोफोन और एसएमएस का पूरा बैकग्राउंड कंट्रोल ले लेता है। ओके, तो फोन हाईजैक हो गया। हाँ, अब स्कैमर विक्टिम से कहता है कि ऐप पर KYC नो योर कस्टमर कंप्लीट करने के लिए अपना चेहरा स्कैन करें, जैसा हम आमतौर पे बैंक ऐप्स में करते हैं वेरिफिकेशन के लिए। हाँ, बिल्कुल वैसा ही इंटरफेस। लेकिन जैसे ही विक्टिम स्क्रीन पर अपना चेहरा दिखाता है, वहाँ डीप फेक और ओवरले टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। अच्छा, बैकग्राउंड में हैकर विक्टिम के बायोमेट्रिक डेटा का यूज करके उसके असली बैंक अकाउंट में लॉगिन कर लेता है। विक्टिम को लग रहा होता है कि वो सिंपली अकाउंट वेरीफाई कर रहा है, पर एक्चुअली में वो हैकर के लिए दरवाजा खोल रहा होता है। बाप रे, ये तो साइकोलॉजिकली और टेक्निकली इतना परफेक्टली डिजाइन किया गया है कि कोई भी धोखा खा सकता है। एग्जैक्टली, इसीलिए इतने लोग इसका शिकार हो रहे हैं। अब जब ये स्कैम्स इतने मास स्केल पर हो रहे हैं, लगभग $64 बिलियन का साइबर क्राइम, तो दुनिया भर की सरकारें चुप क्यों बैठी हैं? हमने इंटरपोल के ऑपरेशन HE के बारे में पढ़ा, जहां करोड़ों डॉलर सीज किए गए। लेकिन उन ऑपरेशन से इन सिंडिकेट्स को कोई लंबा नुकसान नहीं हो रहा। वही तो, और यहां से जियोपॉलिटिक्स की एंट्री होती है। स्रोतों का विश्लेषण करने पर दिखता है कि चाइना इन स्कैम सेंटर्स पर सिलेक्टिव कार्रवाई करता है। तो आखिर ये जॉइंट ऑपरेशंस सच में क्राइम खत्म कर रहे हैं या बस एक गुब्बारे को दबाने जैसा है? अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा खेल है। चाइना की पॉलिसी वहां बहुत क्लियर रही है। वो उन स्कैम सेंटर्स पर सख्त कार्रवाई करता है जहां शिकार चाइनीज नागरिक होते हैं। जैसे म्यांमार में जो ऑपरेशन 1027 हुआ था। हाँ, वहां चाइना ने ओपनली वहां के एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स को सपोर्ट किया ताकि उन स्पेसिफिक स्कैम सेंटर्स को डिस्ट्रॉय किया जा सके जो चाइनीज लोगों को टारगेट कर रहे थे। लेकिन यहाँ वही बलून इफेक्ट आता है ना। अगर आप एक गुब्बारे को एक जगह से बहुत जोर से दबाएंगे तो प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, बल्कि हवा दूसरी जगह से गुब्बारे को फुला देती है। बिल्कुल, चाइना के दबाव के कारण इन स्कैम सिंडिकेट्स ने अपना धंधा बंद थोड़ी किया, उन्होंने बस अपना टारगेट ऑडियंस बदल दिया। जो कि अब इंग्लिश बोलने वाले देश हैं। हाँ, जब चाइनीज विक्टिम्स को टारगेट करना रिस्की हो गया तो उन्होंने खासकर अमेरिकन को टारगेट करना शुरू कर दिया। नंबर्स हैरान करने वाले हैं। सिर्फ 2024 में अमेरिकन्स ने इन साइबर स्कैम्स में $5 बिलियन खोए।
$5 बिलियन। ये तो इंसेन है। इन क्रिमिनल्स ने अपने ऑपरेशन सेंटर्स में इंग्लिश बोलने वाले ट्रांसलेटर्स और वेस्टर्न कल्चर को समझने वाले लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया है। तो एक तरह से इस सब का आखिर क्या मतलब निकलता है? चाइना एक तरफ दिखाता है कि वो क्राइम से लड़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो साउथ ईस्ट एशिया में अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहा है। सही कहा। चाइना इन स्कैम सेंटर्स के बहाने मीकोंग रीजन जैसे थाईलैंड, लाओस और कैम्बोडिया में अपना मिलिट्री और सिक्योरिटी फुटप्रिंट बढ़ा रहा है। ये तो पावर प्रोजेक्शन हुई। बिल्कुल, वो रीजन का सिक्योरिटी गारंटर बनना चाहते हैं, और जब तक ये सिंडिकेट्स अमेरिका या यूरोप के लोगों को लूट रहे हैं, तब तक इन लोकल करप्ट पॉलिटिशियंस को उन्हें बंद करने का कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव ही नहीं है। क्योंकि ये स्कैम सेंटर्स उन देशों की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। हाँ। फ्यू। तो चलिए आज के इस गहन विश्लेषण को समेटते हैं। 18th सेंचुरी में शुरू हुई एक आम म्यूचुअल एड ब्रदरहुड से लेकर आज के AI पावर्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर आधारित ग्लोबल साइबर क्राइम सिंडिकेट्स तक, ट्रायड्स का ये लचीला और हैरान कर देने वाला सफर सच में माइंड बॉगलिंग है। और इस सफर में उनका कोर डीएनए नहीं बदला। वो 36 कस्में, वो सीक्रेसी का आर्किटेक्चर आज भी उन्हें बचाकर रखता है। सही में। इसलिए सुनने वालों के लिए आज सबसे अहम बात यह है कि अब स्कैमर सिर्फ आम कॉल्स नहीं करते, वो सरकारी एजेंसीज और बैंक्स की ऐसी फेक एप्लीकेशंस बनाते हैं जिन्हें पहचान पाना किसी के लिए भी लगभग नामुमकिन है। और ये खबरें सिर्फ दूर दराज देशों की नहीं है, किसी का भी बैंक अकाउंट सीधे इनके निशाने पर आ सकता है। एग्जैक्टली। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक आखिरी विचार शेयर करना चाहता हूँ। एक ऐसी पॉसिबिलिटी जिसने मुझे सच में थोड़ा डरा दिया। वो क्या? हमें पता है कि ये सिंडिकेट साल के $64 बिलियन कमा रहे हैं। अब तक ये लोग टेक का इलीगल इस्तेमाल कर रहे हैं, नकली ऐप्स बना रहे हैं, लेकिन अगर ये ट्रिएड्स, AI, ब्लॉकचेन और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स को आम टेक कंपनी से भी ज्यादा तेजी से अपना रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब ये क्रिमिनल्स अपने इस आज़ाद कैश फ्लो का इस्तेमाल करके लेजिटिमेट और लीगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनीज को खरीदना शुरू कर देंगे। ओह, ये तो सच में बहुत अलार्मिंग थॉट है ना? जब ग्लोबल साइबर क्राइम कंप्लीटली कानूनी टेक इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे छिप जाएगा और क्रिमिनल्स सिस्टम को हैक करने के बजाय सिस्टम को ओन करने लगेंगे, तब हम उन्हें रोकने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ये तो वही बात हो गई कि एक्सरे मशीन खराब होने की चिंता छोड़ दो, उन्होंने अस्पताल ही खरीद लिया है। एग्जैक्टली। तो बस इन्हीं सवालों के साथ आज का ये डीप डाइव यहीं खत्म करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सतर्क रहिए और सवाल पूछते रहिए।